नमस्कार दोस्तों, एसवी एग्जाम मंत्र में आपका स्वागत है। आज 23 मई 2026 के करंट अफेयर्स में 10 ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम्स में आ सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, टॉपिक है गवर्नमेंट स्कीम्स और पॉलिसीज। सवाल ये है, हाल ही में किस विभाग ने जल जीवन मिशन 2.0 के कार्यान्वयन के संबंध में जिलाधिकारियों के साथ राष्ट्रीय स्तर की समीक्षा बैठक आयोजित की? ऑप्शन A है आवास और शहरी कार्य मंत्रालय, ऑप्शन B है पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, ऑप्शन C है ग्रामीण विकास मंत्रालय, ऑप्शन D है जल संसाधन विभाग। सही जवाब है ऑप्शन B, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग DDWS ने जल जीवन मिशन 2.0 की समीक्षा बैठक की। आवास और शहरी कार्य मंत्रालय मुख्य रूप से शहरी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित करता है। ग्रामीण विकास मंत्रालय विशिष्ट जल स्वच्छता जनादेश के बजाय व्यापक ग्रामीण कल्याण योजनाओं की देखरेख करता है। जल संसाधन विभाग नदी विकास और गंगा पुनरुद्धार से संबंधित है। जल जीवन मिशन का उद्देश्य सभी ग्रामीण परिवारों को व्यक्तिगत घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराना है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण मुख्य रूप से ग्रामीण भारत में खुले में शौच मुक्त स्थिति प्राप्त करने और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार करने पर केंद्रित है। क्वेश्चन नंबर 2, टॉपिक है गवर्नमेंट स्कीम्स और पॉलिसीज। सवाल ये है, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग DDWS द्वारा आयोजित हालिया राष्ट्रीय समीक्षा बैठक के संदर्भ में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत अद्यतन ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के साथ जल जीवन मिशन 2.0 को एकीकृत करने का प्राथमिक रणनीतिक उद्देश्य क्या है? ऑप्शन A है शहरी बुनियादी ढांचा विकास और नगरपालिका अपशिष्ट निपटान के लिए बजटीय आवंटन को समेकित करना। ऑप्शन B है असंस्कृत ग्रामीण कचरे से भूजल प्रदूषण को रोककर जल स्रोतों की दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करना। ऑप्शन C है ग्रामीण जल आपूर्ति प्रबंधन की प्रशासनिक जिम्मेदारी राज्य सरकारों से निजी क्षेत्र को स्थानांतरित करना। ऑप्शन D है हर सूखा प्रवण जिले में औद्योगिक पैमाने के जल विलवनीकरण संयंत्रों की अनिवार्य स्थापना को अनिवार्य करना। सही जवाब है ऑप्शन B, असंस्कृत ग्रामीण कचरे से भूजल प्रदूषण को रोककर जल स्रोतों की दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करना। एकीकरण का उद्देश्य स्रोत पर कचरे का प्रबंधन करके पानी की गुणवत्ता की रक्षा करना है, जिससे पीने के पानी के स्रोतों का प्रदूषण रोका जा सके। विकल्प A गलत है क्योंकि ध्यान ग्रामीण बुनियादी ढांचे पर है, शहरी पर नहीं। विकल्प C गलत है क्योंकि जनादेश निजीकरण के बजाय स्थानीय शासन के पास है। विकल्प D गलत है क्योंकि नीति बड़े पैमाने पर अल्वनीकरण संयंत्रों के बजाय विकेंद्रीकृत प्रबंधन पर केंद्रित है। जल जीवन मिशन हर घर जल के सिद्धांत पर कार्य करता है, जिसका लक्ष्य प्रत्येक ग्रामीण घर के लिए कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण ODF स्थिति से ODF+ में परिवर्तन पर जोर देता है, जिसमें व्यापक ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन शामिल है। क्वेश्चन नंबर 3, टॉपिक है गवर्नमेंट स्कीम्स और पॉलिसीज। सवाल ये है, हाल ही में पश्चिम बंगाल में विस्तारित की गई कौन सी केंद्रीय क्षेत्र योजना पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को कौशल प्रशिक्षण, टूलकिट और क्रेडिट सहायता प्रदान करने के लिए बनाई गई है? ऑप्शन A है PM कौशल विकास योजना, ऑप्शन B है PM विश्वकर्मा योजना, ऑप्शन C है PM मत्स्य संपदा योजना, ऑप्शन D है PM स्ट्रीट वेंडर की आत्मनिर्भर निधि। सही जवाब है ऑप्शन B, PM विश्वकर्मा योजना। PM विश्वकर्मा योजना में पारंपरिक कारीगरों को क्रेडिट और टूलकिट सहित व्यापक सहायता प्रदान की जाती है। PM कौशल विकास योजना में विशिष्ट पारंपरिक शिल्प संरक्षण के बजाय सामान्य व्यावसायिक प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। PM मत्स्य संपदा योजना मत्स्य पालन क्षेत्र के विकास के लिए समर्पित है। PM स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि विशेष रूप से शहरी स्ट्रीट वेंडरों को क्रेडिट सुविधा प्रदान करती है। PM विश्वकर्मा योजना भारत सरकार द्वारा पुनर्तः वित्त पोषित एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। ये योजना शिल्पकारों द्वारा पारंपरिक कौशल की गुरु शिष्य परंपरा या परिवार आधारित प्रथा को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से है। क्वेश्चन नंबर 4, टॉपिक है गवर्नमेंट स्कीम्स और पॉलिसीज। सवाल ये है, हाल ही में किस केंद्रीय विभाग ने जल जीवन मिशन 2.0 की प्रगति और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के कार्यान्वयन का मूल्यांकन करने के लिए जिलाधिकारियों और कलेक्टरों के साथ एक राष्ट्रीय स्तर की समीक्षा बैठक बुलाई? ऑप्शन A है आवास और शहरी कार्य मंत्रालय, ऑप्शन B है पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, ऑप्शन C है ग्रामीण विकास मंत्रालय, ऑप्शन D है जल संसाधन और नदी विकास विभाग। सही जवाब है ऑप्शन B, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग।
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग DDWS जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के कार्यान्वयन की देखरेख के लिए जिम्मेदार नोडल निकाय है। आवास और शहरी कार्य मंत्रालय शहरी स्वच्छता और बुनियादी ढांचे का प्रबंधन करता है। ग्रामीण विकास मंत्रालय आजीविका और ग्रामीण रोजगार योजनाओं पर ध्यान केंद्रित करता है। जल संसाधन विभाग राष्ट्रीय नदी संरक्षण और सिंचाई परियोजनाओं को संभालता है। जल जीवन मिशन JJM 2019 में शुरू किया गया था ताकि 2024 तक हर ग्रामीण घर में कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन प्रदान किया जा सके। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का उद्देश्य प्रभावी ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन के माध्यम से ग्रामीण गांवों की ODF खुले में शौच मुक्त स्थिति को बनाए रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 टॉपिक है डिफेंस और सिक्योरिटी। सवाल ये है, अग्नि एक बैलिस्टिक मिसाइल जिसका हाल ही में भारत की रणनीतिक प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने के लिए परीक्षण प्रक्षेपण किया गया था, को मुख्य रूप से किस प्रकार की मिसाइल प्रणाली के रूप में वर्गीकृत किया गया है? ऑप्शन A है अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल, ऑप्शन B है कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल, ऑप्शन C है क्रूज मिसाइल प्रणाली, ऑप्शन D है टैंक रोधी निर्देशित मिसाइल। सही जवाब है ऑप्शन B कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल। अग्नि एक कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है जो सामरिक तैनाती के लिए डिज़ाइन की गई है। विकल्प A गलत है क्योंकि ICBM की रेंज 5000 किलोमीटर से अधिक लंबी होती है। विकल्प C गलत है क्योंकि अग्नि एक बैलिस्टिक प्रक्षेपवक्र का अनुसरण करती है, क्रूज उड़ान पथ नहीं। विकल्प D गलत है क्योंकि यह एक रणनीतिक सतह से सतह पर मार करने वाला हथियार है, सामरिक टैंक रोधी गोला बारूद नहीं। अग्नि मिसाइल श्रृंखला रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित की गई है। यह मिसाइल भारत के परमाणु त्रिक के लिए प्राथमिक भूमि आधारित वितरण प्रणाली के रूप में कार्य करती है। क्वेश्चन नंबर 6 टॉपिक है एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट। सवाल ये है, भारत के सहकारी क्षेत्र के भीतर कार्यान्वित की जा रही विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना का प्राथमिक रणनीतिक उद्देश्य क्या है? ऑप्शन A है अतिरिक्त अनाज के वैश्विक निर्यात के लिए एक केंद्रीय रूप से प्रबंधित डिजिटल बाजार स्थापित करना। ऑप्शन B है कटाई के बाद के नुकसान को कम करने और विकेंद्रीकृत भंडारण अवसंरचना बनाकर खाद्य सुरक्षा बढ़ाने के लिए। ऑप्शन C है मौजूदा भारतीय खाद्य निगम के गोदामों को राज्य के स्वामित्व वाली सहकारी कोल्ड चेन सुविधाओं से बदलना। ऑप्शन D है लंबे समय तक निजी अनाज जमाखोरी और सट्टेबाजी के लिए छोटे किसानों को सीधे वित्तीय सब्सिडी प्रदान करना। सही जवाब है ऑप्शन B कटाई के बाद के नुकसान को कम करने और विकेंद्रीकृत भंडारण अवसंरचना बनाकर खाद्य सुरक्षा बढ़ाने के लिए। ये योजना बड़ी ES स्तर पर बुनियादी ढांचे के निर्माण के माध्यम से फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए है। विकल्प A गलत है क्योंकि योजना वैश्विक निर्यात बाजारों के बजाय घरेलू भंडारण पर केंद्रित है। विकल्प C गलत है क्योंकि योजना मौजूदा FCI बुनियादी ढांचे को बदलने के बजाय पूरक है। विकल्प D गलत है क्योंकि योजना निजी व्यक्तियों द्वारा जमाखोरी या सट्टेबाजी को बढ़ावा देने से बचती है। राष्ट्रीय खाद्य आपूर्ति श्रृंखला के साथ बड़ी ES को एकीकृत करने के लिए सहकारिता मंत्रालय के माध्यम से विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना को चालू किया गया है। श्वेत क्रांति 2.0 का उद्देश्य ग्रामीण डेयरी किसानों को सशक्त बनाने के लिए दूध की खरीद और प्रसंस्करण क्षमता को बढ़ाना है। क्वेश्चन नंबर 7 टॉपिक है हेल्थ और मेडिकल अफेयर्स। सवाल ये है, फार्माकोपिया कमीशन फॉर इंडियन मेडिसिन एंड होम्योपैथी PCIM&H जिसने हाल ही में दवा नियामकों के लिए एक क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किया, किस केंद्रीय मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संगठन के रूप में कार्य करता है? ऑप्शन A है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, ऑप्शन B है आयुष मंत्रालय, ऑप्शन C है रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, ऑप्शन D है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। सही जवाब है ऑप्शन B आयुष मंत्रालय। PCIM&H एक स्वायत्त निकाय है जो आयुष मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत कार्य करता है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय आधुनिक चिकित्सा की देखरेख करता है, न कि SU&H सिस्टम। रसायन और उर्वरक मंत्रालय दवा उद्योग के वाणिज्यिक पहलुओं को नियंत्रित करता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय व्यापक वैज्ञानिक क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास पर ध्यान केंद्रित करता है। PCIM&H मुख्य रूप से आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथी के लिए फार्माकोपिया और फॉर्मुलरी के विकास के लिए जिम्मेदार है। यह SU&H दवाओं के मानकीकरण और गुणवत्ता नियंत्रण के लिए एक राष्ट्रीय प्रयोगशाला के रूप में कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 8 टॉपिक है गवर्नमेंट स्कीम्स और पॉलिसीज। सवाल ये है, PM विश्वकर्मा योजना जिसका उद्देश्य पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को सहायता प्रदान करना है, किस भारतीय राज्य में शुरू की जा रही है?
ऑप्शन A है ओडिशा, ऑप्शन B है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन C है झारखंड, ऑप्शन D है असम। सही जवाब है ऑप्शन B, पश्चिम बंगाल। पारंपरिक कारीगरों को समर्थन देने के लिए पश्चिम बंगाल में पीएम विश्वकर्मा योजना वर्तमान में लागू की जा रही है। ओडिशा इस विशिष्ट हालिया विस्तार घोषणा का केंद्र नहीं है। झारखंड इस रोलआउट समाचार में उल्लिखित राज्य नहीं है। असम इस विशिष्ट कार्यान्वयन अपडेट से जुड़ा राज्य नहीं है। पीएम विश्वकर्मा योजना एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जो शिल्पकारों को कौशल प्रशिक्षण, संपार्श्विक मुक्त ऋण समर्थन और आधुनिक टूलकिट प्रदान करती है। ये भारत सरकार द्वारा पारंपरिक शिल्पों को संरक्षित करने और विश्वकर्मा समुदाय को सशक्त बनाने के लिए शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 9, टॉपिक है इकोनॉमी और फाइनेंस। सवाल ये है, हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने किस शहर में वित्तीय बुनियादी ढांचे और विकास पर चर्चा करने के लिए एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की? ऑप्शन A है मुंबई, ऑप्शन B है गांधीनगर, ऑप्शन C है नई दिल्ली, ऑप्शन D है अहमदाबाद। सही जवाब है ऑप्शन B, गांधीनगर। बैठक गांधीनगर, गुजरात में स्थित गिफ्ट सिटी में आयोजित की गई थी। मुंबई भारत की वित्तीय राजधानी है लेकिन इस विशेष बैठक के लिए स्थल नहीं था। नई दिल्ली प्रशासनिक राजधानी है जहां वित्त मंत्रालय स्थित है। अहमदाबाद गुजरात का एक प्रमुख शहर है लेकिन गांधीनगर में गिफ्ट सिटी स्थान से अलग है। गिफ्ट सिटी, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, भारत का पहला चालू स्मार्ट सिटी और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र है। इसे दुबई और सिंगापुर जैसे वैश्विक वित्तीय केंद्रों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए डिजाइन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10, टॉपिक है इकोनॉमी और फाइनेंस। सवाल ये है, विश्व व्यापार संगठन WTO के ढांचे के भीतर भारत और इथियोपिया के बीच हस्ताक्षरित द्विपक्षीय परिग्रहण प्रोटोकॉल का प्राथमिक महत्व क्या है? ऑप्शन A है, ये दोनों देशों के बीच सभी सीमा शुल्क को समाप्त करने के लिए एक अधिमान्य व्यापार समझौता स्थापित करता है। ऑप्शन B है, ये बहुपक्षीय वैश्विक व्यापार प्रणाली में इथियोपिया के एकीकरण के लिए भारत के समर्थन को औपचारिक रूप देता है। ऑप्शन C है, यह इथियोपियाई व्यापार के लिए एक वैकल्पिक मुद्रा के रूप में भारतीय रुपये को तत्काल अपनाने का आदेश देता है। ऑप्शन D है, यह इथियोपिया को औपचारिक प्रवेश से पहले WTO मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में स्थायी मतदान अधिकार प्रदान करता है। सही जवाब है ऑप्शन B, ये बहुपक्षीय वैश्विक व्यापार प्रणाली में इथियोपिया के एकीकरण के लिए भारत के समर्थन को औपचारिक रूप देता है। ये प्रोटोकॉल एक द्विपक्षीय वार्ता चरण का प्रतिनिधित्व करता है जो एक उम्मीदवार देश को WTO सदस्यता के लिए सहमति प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। विकल्प A गलत है क्योंकि परिग्रहण प्रोटोकॉल स्वाभाविक रूप से कुल शुल्क उन्मूलन को अनिवार्य नहीं करते हैं। विकल्प C गलत है क्योंकि WTO परिग्रहण में मौद्रिक नीति या मुद्रा अपनाने शामिल नहीं है। विकल्प D गलत है क्योंकि मतदान अधिकार केवल पूर्ण परिग्रहण प्रक्रिया के सफलतापूर्वक पूरा होने पर ही दिए जाते हैं। विश्व व्यापार संगठन आम सहमति के सिद्धांत पर काम करता है, जिसके लिए सभी मौजूदा सदस्यों को एक नए देश के प्रवेश की शर्तों पर सहमत होना आवश्यक है। प्रवेश प्रोटोकॉल उन विशिष्ट प्रतिबद्धताओं का विवरण देते हैं जो एक उम्मीदवार राष्ट्र अपने घरेलू व्यापार नीतियों को WTO नियमों के साथ संरेखित करने के लिए करता है। अब क्विक रिवीजन, पार्ट 1, पहले 5 फैक्ट्स। 1. हाल ही में किस विभाग ने जल जीवन मिशन 2.0 के कार्यान्वयन के संबंध में जिलाधिकारियों के साथ राष्ट्रीय स्तर की समीक्षा बैठक आयोजित की? आंसर, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग। 2. पेयजल एवं स्वच्छता विभाग DDWS द्वारा आयोजित हालिया राष्ट्रीय समीक्षा बैठक के संदर्भ में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत अद्यतन ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के साथ जल जीवन मिशन 2.0 को एकीकृत करने का प्राथमिक रणनीतिक उद्देश्य क्या है? आंसर, असंस्कृत ग्रामीण कचरे से भूजल प्रदूषण को रोककर जल स्रोतों की दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करना। 3. हाल ही में पश्चिम बंगाल में विस्तारित की गई कौन सी केंद्रीय क्षेत्र योजना पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को कौशल प्रशिक्षण, टूलकिट और क्रेडिट सहायता प्रदान करने के लिए बनाई गई है? आंसर, पीएम विश्वकर्मा योजना। 4. हाल ही में किस केंद्रीय विभाग ने जल जीवन मिशन 2.0 की प्रगति और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के कार्यान्वयन का मूल्यांकन करने के लिए जिलाधिकारियों और कलेक्टरों के साथ एक राष्ट्रीय स्तर की समीक्षा बैठक बुलाई? आंसर, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग। 5. अग्नि एक बैलिस्टिक मिसाइल जिसका हाल ही में भारत की रणनीतिक प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने के लिए परीक्षण प्रक्षेपण किया गया था, को मुख्य रूप से किस प्रकार की मिसाइल प्रणाली के रूप में वर्गीकृत किया गया है? आंसर, कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल। रिवीजन जारी है। पार्ट 2/2 फैक्ट्स 6-10 भारत के सहकारी क्षेत्र के भीतर कार्यान्वित की जा रही विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना का प्राथमिक रणनीतिक उद्देश्य क्या है? आंसर,
कटाई के बाद के नुकसान को कम करने और विकेंद्रीकृत भंडारण अवसंरचना बनाकर खाद्य सुरक्षा बढ़ाने के लिए। 7. फार्माकोपिया कमीशन फॉर इंडियन मेडिसिन एंड होम्योपैथी PCIM&H, जिसने हाल ही में दवा नियामकों के लिए एक क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किया, किस केंद्रीय मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संगठन के रूप में कार्य करता है? आंसर, आयुष मंत्रालय। 8. PM विश्वकर्मा योजना, जिसका उद्देश्य पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को सहायता प्रदान करना है, किस भारतीय राज्य में शुरू की जा रही है? आंसर, पश्चिम बंगाल। 9. हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने किस शहर में वित्तीय बुनियादी ढांचे और विकास पर चर्चा करने के लिए एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की? आंसर, गांधीनगर। 10. विश्व व्यापार संगठन WTO के ढांचे के भीतर भारत और इथियोपिया के बीच हस्ताक्षरित द्विपक्षीय परिग्रहण प्रोटोकॉल का प्राथमिक महत्व क्या है? आंसर, ये बहुपक्षीय वैश्विक व्यापार प्रणाली में इथियोपिया के एकीकरण के लिए भारत के समर्थन को औपचारिक रूप देता है। ये सभी फैक्ट्स याद रखिए, एग्जाम में जरूर आएंगे। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर खत्म होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें। PDF डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, डेली फ्री PDF मिलेगी। सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि कोई वीडियो मिस ना हो। कल मिलेंगे, पढ़ते रहो, सफल होते रहो।